संघर्ष जितना मुश्किल होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना मुश्किल होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संभव का विकल्प ढूंढना है तो असंभव के आगे निकलना होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर न्यू वीडियो में। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल GS हब बाय जितेंद्र कुमार को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। आपके जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पुटअप करते रहें, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक सादगी के प्रतीक और पूर्व महामहिम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो सादगी और भारत रत्न गौरव के भी प्रतीक APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ये साउथ इंडिया से निकले हुए, रामेश्वरम से, तमिलनाडु से, और इनका दिल्ली तक का जो सफर रहा बहुत ही गौरवपूर्ण सफर था। तो देखते हैं अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम। आप पढ़ते हैं अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम, ये आप पढ़ते हैं। तो ये जो जैनुल आबदीन नाम है ये अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम था, और ये जो पाकिर है ये अब्दुल कलाम के दादाजी का नाम था, और ये अब्दुल कलाम के परदादा का नाम था। तो APJ अब्दुल कलाम का ओनली नाम क्या था? अब्दुल कलाम। लेकिन दक्षिण भारत में अपने नाम के आगे अपने बुजुर्गों के नाम को जोड़ा जाता है, जिससे वहाँ के लोगों के नाम थोड़ा सा विस्तार में होते हैं, लेकिन वो बेहतर संस्कृति को समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी गांव तमिलनाडु। धनुषकोडी ये कहां पड़ेगा? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। यहां पे इनका जन्म हुआ। और ये जो इनके पिता हैं जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन के एक बेटी यानी एक पुत्री और 4 पुत्र थे। ये ध्यान देना, जिसमें अब्दुल कलाम सबसे छोटे पुत्र। ये अब्दुल कलाम सबसे छोटे पुत्र थे। बहन भी बड़ी थी और इन 4 भाइयों में 3 भाई भी बड़े और सबसे छोटे अब्दुल कलाम। यानी अब्दुल कलाम भाई बहन मिला ले तो 5 लोग थे। ये 4 भाई 1 बहन, उसमें सबसे छोटे APJ अब्दुल कलाम, सबसे छोटे पुत्र अब्दुल कलाम। ये अब्दुल कलाम सबसे छोटे पुत्र थे। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लें तो हम आगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे देखते हैं। अब्दुल कलाम जब मात्र 6 वर्ष के थे तो उस समय की एक घटना है जो बता दें। उनके पिता जैनुल आबदीन हैं, उनके लिए किसी ने एक तोहफा भेजा, गिफ्ट भेजा। तो अब्दुल कलाम घर पे थे, छोटा बच्चा था 6 वर्ष का, उसने गिफ्ट को स्वीकार कर लिया, आया उस तोहफे को रख लिया।
जब उनके पिता पहुंचे, पता चला कि कोई गिफ्ट आया, अब्दुल कलाम ने उसे रख लिया, तो बहुत गुस्सा हुआ। और पहली बार अब्दुल कलाम ने जीवन में इतना बड़ा गुस्सा अपने पिता का देखा और उनके घर वालों ने भी गुस्सा देखा। यानी कितनी ईमानदारी थी कि गिफ्ट कैसे आपने स्वीकार किया, पता करना चाहिए क्यों आया, क्या ये एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। तो अब्दुल कलाम पे जो लक्षण थे, जो संस्कार थे, वो पिता के थे, वही संस्कारों से आगे बढ़े। इसके बाद अब्दुल कलाम का जन्म तो 1931 में हुआ, लेकिन ये 1939 यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था तो रामेश्वरम से जो ट्रेन गुजरती थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने जो धनुषकोडी गांव के आसपास जो स्टाफ था ट्रेन का, उस स्टाफ को खत्म कर दिया कि ऐसा है अब ट्रेन नहीं रुकेगी। तो उसी समय अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे, वो पेपर बेचने का कार्य करते थे, बिजनेस करते थे। और अब्दुल कलाम की भी स्थिति, पिताजी की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, तो इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो अब्दुल कलाम ने मात्र 8 वर्ष की आयु में 1939 में अपने चचेरे भाई जैनुल आबदीन के साथ पेपर बेचने का कार्य किया, अखबार। और कैसे ट्रेन से इनके बड़े भाई पेपर लेके आते थे और उन्होंने कहा जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर धीमे होगी, पुल पर धीमे होगी, मैं पेपर फेंक दूंगा, तुम कैच कर लेना, ये स्थिति। तो 8 वर्ष की आयु में अब्दुल कलाम ने भी अखबार गली गली बेचा, ये दिया। लेकिन कुछ समय बाद इनके चचेरे भाई और इनके अब्दुल कलाम के जो जीजा बनते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ने की अच्छी ललक है, तुम आगे चल के अच्छी पढ़ाई करें। तो इन्हें रामेश्वरम में एडमिशन कराया, जहाँ से हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर बीएससी किया। बीएससी फिजिक्स से इन्होंने किया, अच्छा ज्ञान किया। तो बीएससी करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने एमआईटी में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग करने के लिए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग पूरा की। जैसे इंजीनियरिंग पूरा हो गई तो इन्होंने नौकरी की तलाश में 2 इंटरव्यू दिए। पहले दिल्ली में किसका, तो साइंटिस्ट का, और दूसरा देहरादून। यहाँ पे किसका, यहाँ पे तो एयरफोर्स का। तो सबसे पहले 2 महीने पहले इन्होंने साइंटिस्ट का इंटरव्यू दे के आए दिल्ली, और उसके 2 महीने के बाद इनका जो उनका शौक भी था सेना में, वायुसेना ज्वाइन करने का, एयरफोर्स में एग्जाम देने गए। और जब एयरफोर्स का एग्जाम देने देहरादून गए तो वहाँ पे टोटल देहरादून में 25 वैकेंसी, टोटल 25 स्टूडेंट थे और 25 स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट के लिए ही पद थे कि 8 ही स्टूडेंट लिए जाएंगे। टोटल कितना लिए जाएंगे, 8। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अब्दुल कलाम की रैंक 9वीं रैंक कलाम। जब 9वीं रैंक कलाम की आई तो इस एग्जाम से एपीजे अब्दुल कलाम बाहर हो गए, क्योंकि 8 ही पद थे। अगर 8वीं रैंक आती तो इसमें शामिल किया जाता। जब इसमें शामिल नहीं हो पाए तो एपीजे अब्दुल कलाम मन से और तन से भी बहुत ही टूटने लगे और सोचा कि ऐसा है, चलो ऋषिकेश की पहाड़ियों में घूम लेते हैं, किसी तरह मन हल्का हो। घूम रहे थे वहीं पे कहीं शिवानंद आश्रम में श्री साधु संत से मुलाकात हुई। उससे बोले कि जो हम सपने लेके आए थे वो मेरे सपने तो टूट गए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस साधु संत ने इन्हें रात में रोका, खिलाया पिलाया और अच्छे से रेस्ट करने के लिए बोला। और सुबह उसने पैसे भी दिए कि आप जाइए यात्रा करके, लेकिन आपने जो कहा सपने जो देखे थे पूरे नहीं हुए, शायद इसलिए पूरे नहीं हुए कि ईश्वर ने तुम्हें किसी बड़े काम के लिए रखा है, और वो तो आपके सामने था। तो ऐसी स्थिति में कलाम गुजरे, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ से जब चले गए तो उन्होंने दिल्ली फोन किया कि मैंने जो
क्या मुझे सेलेक्ट किया गया? तो बिल्कुल यहां से फोन आया कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि DRDO में इंटरव्यू था। तो दिल्ली में साइंटिस्ट के रूप में APJ अब्दुल कलाम सिलेक्शन हो गया था इनका। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनकी रैंक कौन सी आई थी? 9वीं रैंक आई थी कलाम, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। और टोटल पद कितने थे? 8 वैकेंसी थी कि 8 ही पदों पे सिलेक्शन होगा। टोटल स्टूडेंट कितने थे? स्टूडेंट 25 थे। ये स्थिति आई। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से APJ अब्दुल कलाम का सफर आगे स्टार्ट होता है। आगे 1969 में इसरो की स्थापना होती है। जब इसरो की स्थापना होती है, APJ अब्दुल कलाम को इसरो में नियुक्ति दे दी जाती है। यानी आप साइंटिस्ट के रूप में किस पे कार्य करेंगे? इसरो में APJ अब्दुल कलाम। अब इसरो के लिए अब्दुल कलाम की नियुक्ति हो गई। और यहां पे इसरो में अब्दुल कलाम को गाइड करने वाला कौन है? तो इनको अब्दुल कलाम को गाइड करने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो को अब्दुल कलाम ने ज्वाइन किया। अच्छे से प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे थे। तो एक दिन विक्रम साराभाई ने मीटिंग के लिए आमंत्रित किया कि भविष्य में आप टाइम निकालें जिससे मीटिंग की जाए, आगे प्रोजेक्ट को और बेहतर तकनीक से आगे बढ़ाया जाए। तो अब्दुल कलाम ने सोचा कि मीटिंग करने जाएंगे। विक्रम साराभाई केरल में थे, कुंभा रॉकेट केंद्र त्रिवेंद्रम में, वहां पे थे, और ये अब्दुल कलाम दिल्ली में। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर केरल जाएंगे तो ऐसे उधर ही घर भी घूम लेंगे। तो उन्होंने छुट्टियां और कॉल किया विक्रम साराभाई को कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कुंभा रॉकेट में आपसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ से निकले, बड़ी आशा से निकले कि आज अच्छे से अपने गुरु का आशीर्वाद भी लूंगा विक्रम साराभाई का, और साथ में कुछ अच्छी तकनीक की जानकारी भी मिलेगी। तो यहाँ से निकल पड़े। तो जैसे ही दिल्ली से उड़ान भरे और केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे पहुंचे, लैंड किया। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, एयरपोर्ट पे ही मिलने आ गए थे विक्रम साराभाई। तो पता चला कि वहाँ तो एयरपोर्ट पे मातम की स्थिति। जैसे ही रूम की तरफ बढ़े विक्रम साराभाई के कलाम, वहाँ मातम की स्थिति। पूछा क्या हो गया? तो बताया गया कि विक्रम साराभाई नहीं रहे, क्योंकि विक्रम साराभाई का निधन हो गया। तो बहुत बड़ा धक्का अब्दुल कलाम को लगा कि जिसे वो गुरु मानते, जिसके गाइडेंस में वो इसरो की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, उससे एक इम्पोर्टेंट वर्क के लिए मीटिंग करने आया हूं और वो नहीं रहे। और साथ में आगे इसरो में गाइडेंस करने वाला मेरा सहोदर भाई, बड़ा भाई कौन होगा? तो कहीं ना कहीं धक्का लगा, लेकिन किसी तरह से घर गए, घर से घूम के आए। कुछ समय बाद इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो भी स्थितियाँ उससे भी गुजरे। 2 महीने बाद माता भी एक्सपायर हो गई, उसको भी किसी तरह एडजस्ट किया। और इसके बाद इसरो में कलाम का नेतृत्व, यानी कलाम के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए सतीश धवन आया है। या चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो इसरो में सतीश धवन, आज आंध्र प्रदेश में जो श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है, उसका नया नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन के नेतृत्व में कलाम
वर्क करने लगे। और सतीश धवन ने कहा कि ऐसा है, हमने जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा है वो रूस के बेकानूर स्थित अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना लॉन्च पैड हो, यानी SLV अपना हो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपना खुद का होना चाहिए। तो कलाम ने बनाया, अच्छा प्रयास था, और ये प्रयास कलाम का 1979 में, और कलाम ने इसका टेस्ट भी करना प्रारंभ किया। इससे उपग्रह छोड़ने के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेस्ट किया, फर्स्ट, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों में असफल। जैसे ही इसको छोड़ा, ये जाके थोड़ी दूर के बाद बंगाल की खाड़ी में जा गया, यानी ये असफलता मिली। अब कलाम परेशान कि हजार करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो तो खराब हो गया, जनता का पैसा मैंने नुकसान कर दिया। अब मीडिया, अखबार मुझ पे क्वेश्चन करेगी, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है। कलाम जब ये असफलता मिली तो जाके एकांत कमरे में जाके पश्चाताप करते हुए अपने सर पे हाथ ऊपर रख के एक तरह से करा रहे थे। लेकिन उसी समय एक वैज्ञानिक थे इनके साथी ब्रह्म प्रकाश, वो इनके रूम पे पहुंचते हैं, कहते हैं कलाम साहस रखिए और धैर्य बेहद जरूरी है, सफलता मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से क्या बोलूँगा। उस हॉल में जब कैमरे और मीडिया कर्मियों के माइक होंगे और सवाल पे सवाल होंगे तो मेरा जवाब क्या होगा, मेरी समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आए सामने जब हॉल में पूरी मीडिया, कैमरे, तो वहां पे कलाम बोलते कि उनसे पहले ही सतीश धवन ने जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि मीडिया वालों ने कहा किसकी गलती से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल असफल हो गया। सतीश धवन ने कहा मेरी गलती से असफल हो गया। कलाम को बहुत बड़ा साहस मिला कि गलती मेरी और जिम्मेदारी कौन लेगा, सतीश धवन ये थे। और सतीश धवन ने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले 1 साल में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से उपग्रह प्रक्षेपित करूंगा, और वो करके भी दिखाया 1980 में कलाम के ही नेतृत्व में। कलाम के ही नेतृत्व में रोहिणी उपग्रह लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रोहिणी उपग्रह लॉन्च कर दिया। दुनिया में हाहाकार कि तकनीक के क्षेत्र में भारत में पहला उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है। जब ये स्थिति आ गई, इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर कलाम नहीं बोल पाए, सतीश धवन बोले और उन्होंने कहा कि रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित करने का श्रेय APJ अब्दुल कलाम को जाता है। ये ऐसे इंसान थे, क्या स्वीकार। APJ अब्दुल कलाम की खुशी का ठिकाना नहीं कि अगला हार की जिम्मेदारी ले रहा और जीत की जिम्मेदारी मुझे दे रहा। इसीलिए कहते हैं कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। कलाम की पंक्तियां हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ठीक है ले चलिए। तो ये घटना हुई। इसके बाद 1984 में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसरो के वैज्ञानिकों को और कलाम को स्पेशल
दिल्ली में आमंत्रित किया और कहा कि सरकार के सभी सांसद और विपक्ष के भी सभी सांसद मौजूद रहेंगे। कलाम के पास फोन गया। कलाम उस समय त्रिवेंद्रम में थे, तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण के ना, उस समय तो शुरुआत ही थी उसकी, वहां पे थे। आज तो अच्छा खासा है। तो कलाम ने वहां से सतीश धवन को फोन किया कि माननीय इंदिरा गांधी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से निमंत्रण आया और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं। तो सतीश धवन ने कहा कि जिसका दिल मखमली हो और दिमाग सूरज की तरह चमकता हो उसे कपड़ों की जरूरत नहीं है। तुम बेहतर कपड़े से अच्छे अपने पोशाक में ही उस मीटिंग के सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ आइकन रहोगे। तो कलाम उस मीटिंग में गए। मीटिंग में जब पहुंचे तो वहां सभी से मुलाकात हुई। उसके विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात कराई गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें गले लगा लिया। तो कमेंट में इंदिरा गांधी ने मजे लेते हुए बताया कि अटल जी ये मुस्लिम हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सबसे पहले ये भारतीय है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे। 1984 में सरकार से मुलाकात, कलाम की मुलाकात, ये इसके बाद इनको रक्षा क्षेत्र में काम दिया गया। कलाम का रक्षा क्षेत्र का मिशन 1988 1988 में रक्षा क्षेत्र के मिशन में कलाम ने पृथ्वी मिसाइल बनाकर तैयार कर दिया। यूरोप के और पूरे विश्व में हाहाकार मच गया कि शांति प्रिय देश, एक निरीह देश, उसने मिसाइल बनाकर तैयार कर दी। यूरोप के देश तो इतना परेशान हो गए हैं कि भारत पे मिसाइल के जो उपकरण हैं उसको दुनिया को आयात निर्यात करने पे रोक लगा दी कि भारत को कोई भी मिसाइल उपकरण नहीं देगा। लेकिन भारत के पास जो थे उनका प्रयोग करके कलाम ने ये बना ली। और फिर 1989 में अग्नि प्रथम का परीक्षण किया। इसका फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज असफल हो गया। असफल हो गया तो हमारे यहाँ की मीडिया, अखबार तो मैंने पहले ही बताया छोड़ेंगे नहीं। अखबारों में हेडिंग्स में आया, एक अमूल करके कंपनी है, बटर की कंपनी, उसने कहा अग्नि को अमूल के बटर को खाने की जरूरत है। ये कमेंट था। और उस समय होली का सीजन था, तो होली के सीजन में अखबार में एक कार्टून बनाया गया कि तुम्हारी जो अग्नि है वो तो होली की पिचकारी की तरह खुश हो जाएगी। ऐसा कार्टून बनाया गया। कलाम ने सहा, और कलाम ने जब थर्ड स्टेज में परीक्षण किया, किसमें? थर्ड स्टेज में, तो अग्नि का सफल हो गया। इसीलिए हमारे देश की जो मीडिया है किसी को आसमान पे पहुंचा सकती है और किसी को नीचे गिरा देती है, कभी कभी तो धरती के अंदर बिल्कुल पैक ही कर देती है, ऐसी स्थिति ला देती है। लेकिन कलाम के सामने बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन पीछे नहीं हटे। तभी तो कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो ये तो काम ही है अपना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो पृथ्वी, अग्नि, नाग जैसी, ट्रिप्सोल जैसी, आकाश जैसी बड़ी मिसाइलें बना के भारत के लिए तैयार कर दी। और कुछ समय बाद तो यूरोपीय देशों ने
मिसाइल उपकरण देने से मना किया था, प्रतिबंध लगाया था, वो भी प्रतिबंध खत्म हो गया जैसे भारत में मिसाइलें बनना स्टार्ट हो गया। अब आता है समय 1991। 1991 में एपीजे अब्दुल कलाम रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपने जन्म सुना है 1931, 60 वर्ष हो गए तो रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट लेने के बाद कलाम की पसंद क्या थी? कलाम का मन था कि अब हम स्कूल खोलेंगे, शिक्षक के रूप में वो आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार अपने इस अमूल्य से रत्न को खोना नहीं चाहती थी और भारत सरकार ने 1991 में कलाम को 1991 में कलाम को वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया। अब ये राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त हो गए, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे से कार्य करने लगे। इसके बाद एक समय आया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम से कहा कि आप मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए और मनपसंद मंत्री पद आपको मिलेगा। कलाम ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इनकार कर दिया, ठोकर मार दी, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, नहीं शामिल हुए कलाम। और 1998 में ही इन्हीं पीएम के सामने कलाम ने एक नया प्रोजेक्ट सामने ला के रख दिया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप अपने वैज्ञानिक के विश्वास को समझते हुए परमाणु परीक्षण कराएं। यानी परमाणु बम तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद कलाम ने 1998 में 5 परमाणु बमों का परीक्षण करवाया। कितने? 5 परमाणु बमों का परीक्षण करा दिया। तब अटल को समझ में आया कि वाकई में ये इंसान बिल्कुल अलग है। इसीलिए इसने मंत्री पद त्याग दिया था कि कुछ देश के लिए करना, कुछ करके दिखाया। 3 भूमिगत, 2 जमीन से मार करने का, तो 5 परमाणु बमों का परीक्षण कराया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट। कितने परमाणु बमों का परीक्षण? 5 परमाणु बमों का परीक्षण। वही राजस्थान के पोखरण में कराया, ये ध्यान देना। परीक्षण कब कराया? 1998। अटल मान गए कि मेरा जो वैज्ञानिक है सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन प्रतिभा है और सही को सही, झूठ को झूठ कहने की क्षमता भी रखता है। इसके बाद 1999 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने 2002 में देखा, 2002 में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ। जब राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी अन्य को
करके एपीजे अब्दुल कलाम को फोन लगाया और कलाम से कहा कि आप राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, आपका नाम अलॉट किया जा रहा है और आप मना नहीं करना। कलाम ने कहा 1 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन अटल ने कहा मना नहीं करना, इस बार ना नहीं हाँ चाहिए जवाब। और 1 घंटे बाद कलाम ने हाँ कर दिया और 2002 में कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, कौन से नंबर के 11वें राष्ट्रपति देश के बनाए गए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइम आता है 2007 तक, 2002 से 2007, 5 वर्ष में रिटायर हो गए। इस 5 वर्ष में एक घटना है कि इनका पूरी फैमिली और रिश्तेदार दिल्ली घूमने आए थे, 2005 में आए थे। तो इन्होंने पूरी दिल्ली घुमाई, अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी घुमाई, करीब 52 लोग आए थे। लेकिन इन्होंने इन 52 लोगों का जो खर्चा आया था 3.5 लाख, कर्मचारी को बताया था नोट करके रखना कि मेरे रिश्तेदारों और परिवार फैमिली वालों पर कितना खर्च आएगा। नोट करके बताया गया 3,67,000 के आसपास आया था। पूरा खर्च अपनी जेब से दिया, जबकि राष्ट्रपति थे, सरकार इनके रिश्तेदारों को ये सुविधा देती, लेकिन नहीं, ईमानदारी का नशा एपीजे अब्दुल कलाम में था, तो उन्हें उपकर किया। इसके बाद 2007 में जब रिटायर हो गए तो वापस ये दीक्षांत समारोह में शामिल होने लगे, यानी शिक्षा से संबंधित बच्चों को नई दिशाएं देने के लिए, बच्चों के अंदर संघर्ष और उत्साह को बढ़ाने के लिए ये लगातार स्कूलों में संपर्क करते रहे। और इसी समय 27 जुलाई 2015 को शिलांग में दीक्षांत समारोह, समारोह में हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया। यानी ये भारत रत्न हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1997 में कलाम को भारत रत्न दिया गया। इनका निधन हो गया, भारत ने एक अमूल्य संपत्ति खो दी। ये स्थिति एपीजे अब्दुल कलाम की बेहतरीन जो पुस्तकों में एक बहुत अच्छी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, और एक दूसरी है इग्नाइटेड माइंड, ये वही है विंग्स ऑफ फायर, से अग्नि से उड़ान, यानी अग्नि की उड़ान। ये पुस्तक है अग्नि की उड़ान, जिस समय इन्होंने लिखी थी, लॉन्च की थी, इकट्ठे एक दिन में 10 लाख पुस्तकों की प्रतियां बिक गई थी। ये स्थिति थी। तो ये हमारे देश के महान व्यक्तित्व में एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको लाखों हजारों वर्ष याद करेगा हिंदुस्तान। ऐसा ही व्यक्ति था जिसने कुरान का भी ज्ञान किया और गीता का भी ज्ञान किया, फिजिक्स का भी ज्ञान किया। एक मल्लाह के बेटे थे, लेकिन इन्होंने कहीं धर्म कहीं जाति का ज्ञान न करके इन्होंने ऐसा धार्मिक ज्ञान किया कि ऐसी महिमा भारत पे आई कि भारत को इन्होंने मिसाइल से लैस कर दिया। इसीलिए इस एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
ये ध्यान देना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, जिनकी रामेश्वरम से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा है वो इतिहास बनाकर चली गई। अम्बेडकर ने कहा है जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास लिख नहीं सकता है, तो इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम कुछ इतिहास लिख सकते हैं। तो इतिहास को पढ़ो, जानो, तब हम आगे जाके इतिहास बनाना और लिखना और सीखना सब जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।